करंट आ रहा है तो रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना। ये वोल्टेज है, वोल्टेज क्या करती है? वोल्टेज प्रेशर क्रिएट करती है, वोल्टेज पुश करती है। जैसे कि हम देख के भी आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहे हैं चलती है तो मोटर प्रेशर क्रिएट करती है और उस प्रेशर के कारण ये जो पानी है ये फ्लो करता है। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक दैट इज रेजिस्टेंस। कोशिश करूंगा ये टॉपिक भी पिछली वीडियोस की तरह, पिछले टॉपिक की तरह विजुअलाइज कराने की 3D एनिमेशन और कुछ इमेजेस के द्वारा। तो बच्चों क्या होता है रेजिस्टेंस? अगर मैं सिर्फ एक शब्द में बात करूं तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, इंग्लिश में बोले तो ओपोजिशन। और किसके लिए रुकावट? करंट के लिए रुकावट। अगर करंट आ रहा है तो रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना। तो जैसा कि हम इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये वोल्टेज है। वोल्टेज क्या करती है? वोल्टेज प्रेशर क्रिएट करती है, वोल्टेज पुश करती है। जैसे कि हम देख के भी आए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चार्ज होता है, उन्हें पुश करती है, मतलब ये करंट को फ्लो कराने का काम करती है। अब करंट यहाँ से आने की कोशिश कर रहे हैं और ये रेजिस्टेंस इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। तो रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना, जैसे कि आप देख भी सकते हो। तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी फिर रेजिस्टेंस की? तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होगी इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब करंट के फ्लो को ये अपोज करता है। कैसे करता है इसका वर्क अभी देखने वाले हैं, पर पहले डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। इसकी डेफिनेशन होगी इट इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। चलिए, अब ये काम कैसे करता है? रेजिस्टेंस मतलब थोड़ी फील नहीं आई सर। रेजिस्टेंस का मतलब तो समझ आ गया, ठीक है ये करंट को रोकता है, पर इसे फील कैसे करें, इसे विजुअलाइज कैसे करें, हमें कैसे पता लगेगा कि ये किस प्रकार से करंट को रोक रहा है? तो देखो बेटा, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो उसके लिए ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारे पास जो मार्केट से वायर मिलती है वो कई प्रकार की वायर होती है। सपोज एल्युमिनियम की वायर अलग होती है, स्टील की वायर भी मिलती है और कॉपर की वायर भी मिलती है। तो ये वायर अलग अलग है, सबका काम एक ही है कि करंट, सब में से करंट फ्लो कर सकता है इजीली। लेकिन एक कॉपर की बनी है, एक एल्युमिनियम की बनी है, एक स्टील की बनी है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनके अंदर रेजिस्टेंस का डिफरेंस है। जो आप कहते हो ना क्वालिटी का डिफरेंस है, तो उस क्वालिटी को आप समझ सकते हो रेजिस्टेंस से। अब देखो, कोई वायर ऐसी होती है जो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी हीट कर जाती है। कोई वायर ऐसी होती है जिसके अंदर से करंट बहुत देर तक पास हुआ पर वो गर्म नहीं हुई। तो ये जो वायर हीट हो रही है, जो वायर गर्म हो रही है, वो रेजिस्टेंस के कारण ही गर्म हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि वायर गर्म हो रही है रेजिस्टेंस के कारण? तो उसके पीछे का भी लॉजिक देख लेते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं वायर की बात करूं सिंपल सी, तो देखो वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, एक वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली करंट फ्लो कब करता है? जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जो कि फ्री है मूव करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहे हैं तो उनके रास्ते में कुछ पॉजिटिव चार्ज, कुछ दूसरे एटम जो कि स्टेबल है, जो कि मूव नहीं कर रहे। अब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, तो वहीं के वहीं रहेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज से और दूसरे एटम से टकराता हुआ चलेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो ये टकराते हुए जाएंगे, ये कोलिजन करते हुए जाएंगे, ये टक्कर मारते हुए जाएंगे। और इसी टक्कर मारने के कारण हीट इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये तार, ये वायर गर्म होने लगेगी। तो ये कारण है कि रेजिस्टेंस किसी भी वायर को हीट कर देता है, क्योंकि चलते हुए उसके अंदर कोलिजन होता है और कोलिजन जितना ज्यादा होगा हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो यही हम रेजिस्टेंस समझ सकते हैं, यही है रेजिस्टेंस। तो किसी वायर के अंदर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसी वायर का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा ही होगा। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ही वो करंट को रोकने की कोशिश करेगी। अगर मैंने एक लोहे की तार बना दी तो लोहे की तार से करंट बहुत कम जाएगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो हीट ज्यादा करेगी। सिंपल सी बात ये है। तो मैं अगर इसके वर्क की बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं टू स्टॉप द करंट, टू स्टॉप द करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला कोशिश करूंगा मैं
आपको डिराइव कराने की, बताने की, फॉर्मूला भी थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कि इसका फॉर्मूला आएगा कैसे। ठीक है, तो देखो तो रेजिस्टेंस जिन चीजों पर डिपेंड करता है उन्हीं चीजों से उसका फॉर्मूला बनने वाला है। कैसे? ये मेरे पास एक वायर है, इस वायर के अंदर हमें ये जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस के पार्टिकल हम इन्हें मान सकते हैं। ये रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले पार्टिकल्स हैं, ये एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं किसी वायर के अंदर। ठीक है, तो सपोज इस वायर की लेंथ मेरे पास L है और यहां पर मैंने क्या काम किया, सेम वायर ली एक और वो भी यहाँ पे लगा दी। तो ये L लेंथ की वायर थी और ये भी L लेंथ की वायर है। तो अब इसकी जो नई लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो हो गई 2L। अब एक बात बताओ, अगर मैंने लेंथ को बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। इतनी सी वायर के अंदर इतने से रेजिस्टेंस, इतनी बड़ी वायर के अंदर इतना सारा रेजिस्टेंस। तो मैं एक बात बोल सकता हूं क्या, कि अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर किसी चीज के बढ़ाने से कोई चीज बढ़ती है या फिर किसी चीज के घटाने से कोई चीज घटती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानी जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एरिया की। तो देखो इस वायर का ये एरिया, ये वाला एरिया इसे बोलते हैं एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमारी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। मैंने क्या काम किया, अब नेक्स्ट सिनेरियो में ये एरिया और ज्यादा बड़ा कर दिया। अब अगर ये एरिया बड़ा हो गया तो देखो बेटा, ये एरिया अगर बड़ा हो गया, मान लेते हैं ये एरिया डबल कर दिया, ये एरिया 2A हो गया, तो इसके अंदर जितना रेजिस्टेंस था, अब देखो जितने रेजिस्टेंस वाले पार्टिकल थे वो पार्टिकल तो उतने ही रहेंगे ना, भले ही मैंने एरिया बड़ा कर दिया। अब मैंने एरिया बड़ा कर दिया तो क्या होगा, एरिया बड़ा होने से अब रेजिस्टेंस के पार्टिकल उतने ही रहेंगे, पर अब करंट इसमें से आसानी से जा सकता है। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं क्या, कि अगर यहां बात करें और यहां बात करें, यहां पार्टिकल मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं और यहां पार्टिकल कम नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि मैंने जैसे ही एरिया बढ़ाया रेजिस्टेंस कम हो गया। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि देखो बेटा, ये एरिया ए था, यहाँ पे एरिया 2A, तो एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो गया। अगर किसी चीज के बढ़ने से कोई चीज कम हो रही है तो दैट मीन्स वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहां से एक चीज बोल सकता हूं कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। और यहां से मैं बोल सकता हूं जो मेरा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो यहां से मैं दो कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। क्यों? क्योंकि लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और एरिया के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो बेटा अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, अगर मैं इसे और इसे दोनों को मिला दूं तो मेरे पास क्या आने वाला है, तो देखो बेटा मेरे पास क्या आने वाला है। तो अगर मैं जैसे इन्हें मिलाऊं तो देखो मैं लिख देता हूं R यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन, अब L है ऊपर, L ऊपर लिख दिया, A है नीचे तो A मैंने नीचे लिख दिया। तो बेटा एक बात बताओ, मेरा यहाँ से फॉर्मूला क्या तैयार होने वाला है? इतनी बात तो देखो मुझे पता है कि अगर मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन आएगा, और जैसे इक्वल टू का साइन आएगा हमें एक कांस्टेंट भी यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट को मैं बोल दूंगा ऐसे, ऐसे एक नया सिंबल है आप लोगों के लिए, इसे बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं रो। इस सिंबल का नाम है रो। कुछ बच्चे इसे एस बोल देते हैं गलती से, मेरे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इसे एस बोलते हैं, पर प्लीज बच्चों इसे एस मत बोलो। तो प्लीज बच्चों इसे एस मत बोलना, इसका नाम है रो, ये तुम्हें रुला देगा। कैसे? अभी बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये मेरा फॉर्मूला तैयार होके आ गया। अच्छा, इसका सिंबल का मैंने नाम बता दिया, इसका नाम है रो। तो अगर मैं इसकी बात करूं ये होता क्या है, इसे बोलते क्या है, ये तो सिंबल हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में से क्या बोलते हैं? तो बेटा देखो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में इसे हम बोलने वाले हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसे बोलेंगे हम रेजिस्टिविटी। तो चलो ये मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है। अब बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट की। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट रहने वाली है ओम, OHM, ओम। ये तो इसकी है स्पेलिंग और इसका सिंबल है ये है इसका सिंबल। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू रो L बाई ए। प्लीज इसे याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
हाँ, तो रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, दो चीज़ें तो हमने देख ली। फर्स्ट है हमारे पास लेंथ, सेकंड है मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और देखो लेंथ पर कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा, लेंथ के बढ़ने से बढ़ेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसे डिपेंड करेगा, इनवर्सली, ये भी याद रखना। अब क्या सिर्फ ये लेंथ और एरिया पर ही डिपेंड करेगा, नहीं, ये डिपेंड करने वाला है प्यारे बच्चों नेचर पर भी। जी हाँ, कौन सी वायर ले रहे हो, आयरन की, स्टील की, एल्युमिनियम की, कॉपर की, किस नेचर की वायर ले रहे हो, किस मटेरियल की वायर ले रहे हो, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है भाई, इसे याद रखना। ये एक ऐसा सवाल है जो बोर्ड में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जिसे हम बोल सकते हैं, कई बार ये सवाल बोर्ड के अंदर आया है। तो भाई प्लीज ध्यान से अपने नैन चक्षु खोलकर बैठकर समझ जाओ। चलो अब बात करते हैं फोर्थ चीज की जिसके ऊपर ये डिपेंड करने वाला है। फोर्थ चीज है टेम्परेचर। अगर ना हम किसी वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, एक वायर को अगर हम गर्म करेंगे तो उसके अंदर कुछ हलचल होने वाली है। देखो वैसे तो हम 12th क्लास में से डिटेल में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अगर किसी वायर को अगर हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो उस वायर के अंदर जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो भी वाइब्रेट करने स्टार्ट करेंगे, वो भी ज्यादा कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो रेजिस्टेंस पर फर्क आने वाला है। क्या फर्क आने वाला है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं रेजिस्टिविटी की। इतना पता है रेजिस्टिविटी बस हमें कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के अंदर आई थी, और एक ऐसा जो एस वाला सिंबल था जिसे हम रो बोलते हैं, उस सिंबल को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, उस सिंबल को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं इसकी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो इसका कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वही इसी का फॉर्मूला है। तो देखो इसका फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अगर मुझे यहाँ से रो का फॉर्मूला तैयार करना है कि रो क्या होगा, तो बेटा देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बन गया R इंटू ए इक्वल टू रो इंटू एल। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया R A अपॉन एल इक्वल टू रो। तो ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला किसका, रो का, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी का। तो बेटा ये आ गया फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का। तो याद रखना रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है R A अपॉन एल, सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला। अच्छा अब बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट की। क्या होगी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट। तो देखो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट कैसे पता लगा सकते हैं हम, अब तक शायद आइडिया लग गया होगा। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हम इसके फॉर्मूले से ही पता लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, आर ए अपॉन एल। तो जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी वो कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी। अब अगर मुझे रेजिस्टिविटी की यूनिट पता लगानी है तो मैं इन तीनों की यूनिट पता लगा दूंगा। कैसे, देखो ये मेरे पास है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो अब देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, जो इन तीनों की यूनिट होगी। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो बेटा 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या बचा, ओम मीटर बच गया। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी ओम मीटर। वेरी वेरी इजी। ऐसी आशा करता हूँ ये याद हो गया होगा। तो बेटा इन्हें याद भी करते हुए चलो, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है कि हम लोग बाद में याद करेंगे या नोट करके रख लेंगे। अगर नोट करके रखोगे तो बेटा वो जहां नोट करोगे ना वो वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अभी इन्हें अपने दिमाग में नोट कर लो। तो आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन। तो बात कर लेते हैं रेजिस्टिविटी किन चीजों पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो देखो एक बात इंपॉर्टेंट सी याद रखना, रेजिस्टिविटी ना ही लेंथ पर डिपेंड करती, ना ही एरिया पर डिपेंड करती। रेजिस्टिविटी अब मैं जो बताने वाला हूं वो ध्यान से समझ लेना। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होगी। अगर हम कॉपर लेंगे, एल्युमिनियम लेंगे, स्टील लेंगे, सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। इतना सा टुकड़ा ले लेंगे या इतना ज्यादा एक पार्ट ले लेंगे एक ही मटेरियल का, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। इतने से टुकड़े की रेजिस्टिविटी और इतने बड़े टुकड़े की रेजिस्टिविटी, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो रेजिस्टिविटी ना ही लेंथ ना ही एरिया पर डिपेंड करेगी। तो ये किस पर डिपेंड करती है, तो सिंपल सी बात है, ये डिपेंड करने वाली है नंबर 1 नेचर पर, और नंबर 2 टेम्परेचर पर।
तो रेजिस्टिविटी सिर्फ इन दो चीजों पर डिपेंड करती है, नेचर पर, किस नेचर का मटेरियल है, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करने वाली है। ये याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस याद रखना। बता देता हूँ, रेजिस्टिविटी 4 चीजों पर डिपेंड करती है, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। और रेजिस्टिविटी किन चीजों पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, तो इन्हें प्लीज याद कर लेना, क्योंकि ये बड़ा आसान टॉपिक है। तो भाई अब समरी देख लेते हैं क्या हमने पढ़ा है। तो देखो बेटा, मैंने ना एक टेक्निक बना रखी है, एक थोड़ी सी एक थोड़ा सा शॉर्टकट बना रखा है मैंने, जिनसे हम इन सब को जो अब तक हमने पढ़ा है उन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो देखो ये हमारे पास एक प्यारी सी फोटो है। इसके अंदर मोटर है, इसके अंदर स्टोन्स है और इसके अंदर वाटर है। तो बेटा देखो, आप लोग ये जो मोटर है इसे आप मान सकते हो वोल्टेज। ये जो स्टोन्स है ये मेरे एक्ट करेंगे रेजिस्टेंस की तरह, और ये जो मेरा वाटर है, वाटर विल एक्ट लाइक अ करंट। वाटर क्या होगा? वाटर होगा करंट की तरह। अब देखो बेटा, ये इस सिनेरियो के अंदर मोटर क्या करती है? मोटर जब चलती है तो मोटर प्रेशर क्रिएट करती है, और उस प्रेशर के कारण ये जो पानी है ये फ्लो करता है। और स्टोन्स क्या करते हैं? स्टोन्स इस पानी को बहने से रोकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस चैप्टर की बात करें, तो इस चैप्टर के अंदर मोटर का काम करने वाली है वोल्टेज। तो वोल्टेज भी मोटर की तरह क्या काम करेगी? ये करंट को बहने देगी, ये करंट को क्या करेगी? करंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी, करंट को बहाएगी ये। और अगर स्टोन्स की बात करें तो स्टोन्स का काम कौन करेंगे? रेजिस्टेंस। ये क्या करेंगे? ये पानी को यानी कि करंट को बहने से रोकेंगे। तो इन चीज से आप लोग इसे विजुलाइज कर सकते हो, इन चीजों से आप लोग इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो अब इसके कुछ सवाल कर लेते हैं। तो भाई हमारे पास पहला सवाल है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10 की पावर माइनस 14 मीटर स्क्वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 into 10 की पावर माइनस 2 ओम, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत उससे करेंगे जो हमें गिवन है। तो पहली बात, जो चीजें हमें गिवन है उसे हम लिखते हुए चलेंगे। तो हमें गिवन है सबसे पहले तो लेंथ 2 मीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ मुझे गिवन है, लेंथ मुझे गिवन है 2 मीटर। देन मुझे क्या गिवन है? देन मुझे गिवन है एरिया, कितना गिवन है? इतना मीटर स्क्वायर, 1.7 लिख देते हैं पूरा जो भी है। बेटा ये पता क्या, ये सवाल ऐसे है, इन सवालों से ना बच्चों को बहुत डर लगता है, क्योंकि इसके अंदर 10 रेज़ टू द पावर वाली चीजें चल रही हैं, पर मैं कोशिश करूंगा इन्हें भी बड़े सरल तरीके से बताने की। अब हमें क्या गिवन है आगे? रेजिस्टेंस कितना? 2 into 10 की पावर माइनस 2 ओम। तो मैं लिख देता हूं, निकालनी क्या है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहला काम, अगर आपको नंबर लेने हैं, पहला काम है आपको ये सब लिखना। दूसरा काम है आपको फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इसका R इक्वल टू रो L बाय ए। ये फॉर्मूला लिखना और इस फॉर्मूले को लिखकर डब्बे में डाल दो, सील पैक कर दो। अच्छा, अब रेजिस्टेंस कितना गिवन है? रो रेजिस्टिविटी ये मुझे निकालनी है। और अगर L की बात करूं तो L मुझे गिवन है 2 अपॉन एरिया। एरिया कितना गिवन है? अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, ये देखो जो निकालना है उसे वहीं पे रखेंगे और जो नंबर है उन्हें एक जगह लेके जाएंगे। अब देखो बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 into 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1.7 into 10 की पावर माइनस 14, और यहाँ पे आ गया रो इंटू 2। ये है मल्टीप्लाई में, अब इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये गया इधर, तो क्या बन गया? ये बन गया। तो देखो बेटा, अब इसे कैसे करेंगे? घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल प्यार से ठंडे दिमाग से करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, जो कट रहा है पहले उन्हें काट दो। ये पावर वाले नंबर है ना, जो पावर वाले नंबर दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, देखो एक तो ये पावर में है और एक ये पावर में है। तो इन पावर वाले नंबर को पहले सोल्व कर लो। तो याद रखना, मल्टीप्लाई के अंदर पावर
प्लस होती है, मल्टीप्लाई के अंदर पावर क्या हो जाती है, प्लस। ये है -14 और ये -2, अगर -14 और -2 को प्लस करेंगे तो क्या आने वाला है, -16। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.7 एज इट इज, और -14 और -2 होगा 10 की पावर -16, ये बन गया 10 की पावर -16, और ये आ गया मेरा आंसर किसका, रो का या फिर रेजिस्टिविटी का। अब इसकी यूनिट भी लगा देते हैं, यूनिट होगी इसकी ओम मीटर, याद रखना वरना आधा नंबर कट जाएगा। तुम सोच के चलोगे हम तो सारे क्वेश्चन करके आगे, पर वहाँ आधा आधा नंबर कट जाएगा यूनिट का। तो चलो भाई, ये मेरा सवाल हो गया, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ 40 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल डबल फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। ये कह रहा है कि एक 40 ओम की एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 40 ओम, ठीक है। क्या किया हमने उसके साथ, हमने उसे डबल कर दिया फोल्ड करके। मतलब देखो मेरे पास एक वायर है, ठीक है, एक मेरे पास वायर है, मैंने क्या काम किया, मैंने उस वायर को फोल्ड कर दिया, ऐसे उसे फोल्ड कर दिया, तो वायर क्या होगी, डबल हो गई। डबल होने का मतलब है उस वायर को फोल्ड कर दिया। ये मेरे पास एक वायर है, इसका एरिया ए और इसका रेजिस्टेंस आर। नेक्स्ट केस में मैंने क्या काम किया, नेक्स्ट केस में मैंने अभी इस वायर को डबल कर दी, कैसे, फोल्ड करके। मैं मान लेता हूँ जो मेरी ओरिजिनल वायर थी, उस वायर की जो लेंथ थी वो थी L। अब एक बात बताओ, अगर मैंने इसे फोल्ड किया है ऐसे, तो हाफ से ही तो फोल्ड किया है, जैसे इसे फोल्ड करेंगे तो ये L है लेंथ, तो ये लेंथ, नई लेंथ कितनी होने वाली है, नई लेंथ होने वाली है L/2, ठीक है। अब एरिया की बात करूं तो देखो बेटा, ये जो एरिया था, ये एरिया था A, तो यहाँ पर भी ये एरिया A रहेगा और ये वाला एरिया भी A होगा। तो एरिया A और एरिया A, अब उधर से भी मुड़ के आ गया ना A वाला एरिया, तो अब नया एरिया इसका कितना हो गया, नया एरिया होगा इसका 2A, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये काम करोगे, सबसे पहले तो आप फिगर बनाओगे, क्योंकि फिगर से ना पूरा आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में क्या होने वाला है, वो फिगर बनाने के बाद आइडिया लग जाएगा। हमें क्या याद है, हमें फॉर्मूला याद है, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है देखो हमारे पास जो हम पढ़ के आए हैं, सर हमें एक ही फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल टू रो L/A, ये हमें फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा, ये फॉर्मूला है इसका। और अगर इसकी बात करूं तो देखो बेटा, इसमें हमें क्या पूछ रहा है, इसमें हमें पूछ रहा है कि बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर नया रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा तो नया फॉर्मूला हम बना देंगे। पुरानी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R है, तो नई वायर के रेजिस्टेंस को हम मान लेंगे R डैश। R डैश क्या है, कुछ नहीं, बस एक सिंबल है R डैश। हम R नहीं बोल सकते क्योंकि R इसका रेजिस्टेंस है, तो इसके रेजिस्टेंस को हम R डैश बोल देंगे। फॉर्मूला क्या है, R डैश इक्वल टू, अब आप बोलोगे इसे रो डैश बोले, रो डैश नहीं बोलेंगे क्योंकि रो सेम है, रो जो इसका है वो इसका है। देखो हमने वायर को फोल्ड किया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, लेकिन रो नहीं बदलेगा, क्योंकि वायर एक ही मटेरियल की बनी हुई है, वायर को हमने नहीं बदला बेटा। तो ये जो रो है ये रो सेम रहेगा, और यहाँ पर लेंथ में भी बदलाव आया है, तो नई लेंथ को मैं बोल दूंगा L डैश। यहाँ पर एरिया में भी बदलाव आया है, तो मैं एरिया को बोल दूंगा A डैश। A डैश बोल देंगे, शुरू में A डैश बोलना है। अब कुछ बच्चे अगर कहेंगे कि शुरू में हम ये वैल्यू नहीं रखते, अगर कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या हम शुरू में ये वैल्यू नहीं रख सकते, तो ये वैल्यू बाद में रखनी है, क्योंकि बेटा बोर्ड के अंदर सारी चीज एक्सप्लेन करके डिटेल में बतानी है, तभी नंबर मिलेंगे। तो आगे चलते हैं। अब देखो L डैश का मतलब है नई लेंथ, नई लेंथ कितनी है, L/2, L/2, ठीक है। अगर मैं बात करूं नए एरिया की, नए एरिया कितना है 2A, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 2A, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो देखो बेटा एक काम करो, ये जो चीजें दिखाई दे रही है आसान आसान सी ना, ये और ये, इन्हें लिख लो एक साथ, रो L और A लिख दिया एक साथ, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 × 2 4, ये लिख दिया यहाँ पे ऐसे। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या ये मैंने कहीं देखा है, रो L/A, ये क्या मैंने कहीं देखा है, हाँ देखा है, कहाँ देखा है, ये यहाँ देखा है। एक बात बताओ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं R लिख सकता हूँ। R का मतलब क्या है, ओरिजिनल जो हमारी पहले वाली वायर थी उस वायर का रेजिस्टेंस कितना गिवन है, जो कि हमें गिवन है 40, तो मैं R की जगह, इस R की जगह 40, तो दैट मींस रो L/A की वैल्यू किसके बराबर है 40, तो दैट मींस रो L/A की वैल्यू किसके बराबर है 40 के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रो L/A की जगह 40, और ये 4 एज इट इज। तो अब 4 1 जा 4, 4 10 जा 40,
तो नया जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो गया 10 ओम। तो ये आ गया मेरा आंसर। तो देखो कितना आसान सवाल था ना। थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो प्रैक्टिस करना, एक बार वीडियो दोबारा देखना, समझ आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ 90 ओम रेजिस्टेंस वायर इज ट्रिपल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो सेम टाइप का सवाल है। अब हमने क्या काम किया, हमने हमारे पास एक वायर थी, पहले वाले सिनेरियो में हमने उसे डबल किया था, अब उस वायर को ट्रिपल कर दिया, मतलब उसे 3 बार मोड़ दिया। कैसे, ये वो वायर है, ठीक है। तो भाई ये बन गई फिगर। अब बात कर लेते हैं चीजों की। तो देखो हमने क्या काम किया, इस वायर को 3 बार मोड़ दिया। एक बार ऐसे था, तो एक बार ऐसे मोड़ दिया, और एक बार ऐसे मोड़ दिया। तो मैंने इस वायर को 3 बार मोड़ दिया। तो देखो अगर मैं इस ओरिजिनल वायर की बात करूं, तो इस ओरिजिनल वायर की अगर मैं लेंथ को L बोल देता हूं, और इसके एरिया को A बोल देता हूं, इसका जो मुझे रेजिस्टेंस गिवन है वो गिवन है 90 ओम, ठीक है। और इस वायर की रेजिस्टिविटी जो कि सेम रहने वाली है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, वो है रो। इसी से क्वेश्चन सोल्व होने वाला है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर इस वायर को मैंने 3 बार फोल्ड कर दिया, 3 बार फोल्ड कर दिया, तो लेंथ कितनी होने वाली है, लेंथ होने वाली है L/3। अगर 30 सेंटीमीटर लेंथ है, तो अब कितनी हो जाएगी उसकी लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 3 टाइम्स कम हो जाएगी। तो इस वायर की लेंथ को मैं बोल देता हूँ L/3। और एरिया, तो देखो बेटा, ये एरिया ए, ये एरिया ए, ये भी एरिया ए, ये एरिया ए। तो कितनी बार ये आ गया, ए ए ए, कितनी बार ये आया, ये आ गया 3 बार। तो नया एरिया कितना हो गया, नया एरिया हो गया 3a। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ना, इसे हम L डैश बोल देते हैं और इसे हम A डैश बोल देते हैं। अब तक समझ आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये सारी चीजें की थी। तो बेटा देखो अब क्या करना है, अब लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने नोट करके लिख दिया। ये किसका है, ये है फर्स्ट वाली वायर के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बात करूं सेकंड वाली वायर के अकॉर्डिंग, तो इसका जो मुझे रेजिस्टेंस निकालना है उसे बोल दिया R डैश इक्वल टू रो डैश नहीं बोलना है, क्योंकि रो सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, L डैश अपॉन A डैश। तो देखो बेटा, अब रो सेम है, L डैश मतलब नई लेंथ, कितनी है नई लेंथ, L/3, L/3। कितना नया एरिया, नया एरिया है 3a, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3a। बिल्कुल सेम टू सेम पुराने क्वेश्चन वाला। अब देखो यहाँ पर बेटा मैं इस रो को, L को और A को एक साथ लिख लेता हूँ, रो LA। और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 3 इंटू 3, कितना 9। तो बेटा एक बात बताओ, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर, और R की वैल्यू कितनी गिवन है 90। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि रो L/A की वैल्यू किसके बराबर है, 90 के बराबर, 90 ओम के बराबर। तो मैं यहाँ रो L/A की जगह क्या लिख सकता हूँ, इसे हटा के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 90, और नीचे क्या बचा 9। तो इससे कट गया, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90। मेरा आंसर आ गया 10 ओम। इज दैट क्लियर, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस R, लेंथ L इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ 4L, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। ये सवाल ना बेहद ही ध्यान से देखने वाला सवाल है। क्यों बोल रहा हूँ ध्यान से देखने वाला सवाल, और क्या चीज है जो इसके अंदर ध्यान से देखनी है। तो देखो एक शब्द ऐसा है जो इसके अंदर हमें ध्यान से देखना है, वो है ये टू। क्योंकि इसके जैसा एक और सवाल है जिसके अंदर टू की जगह क्या आता है, टू की जगह आता है बाय। दोनों का अंतर समझा दूंगा मैं। देखो अगर टू आया है इसका मतलब क्या है, तो देखो अगर टू आया है ना, तो इसका मतलब क्या है वो बता देता हूं। पढ़ो क्वेश्चन। अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस R, एक वायर जिसका रेजिस्टेंस R है, एक वायर जिसका रेजिस्टेंस R है और लेंथ L है, इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ 4L। हमने क्या काम किया, हमने इसकी लेंथ को स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया। स्ट्रेच करने का मतलब है खींचना। हमने इस वायर जिसकी लेंथ L है उसे स्ट्रेच करके खींच के कितना कर दिया, 4L कर दिया। अब कितनी थी, L थी,
और अब लेंथ कितनी हो गई है, अब लेंथ यहाँ से हमने इसे क्या किया, स्ट्रेच कर दिया। तो अब नई लेंथ कितनी गिवन है, अब नई लेंथ गिवन है 4L। अच्छा, अब इसकी जगह अगर बाय होता तब सवाल में क्या अंतर आता, तो देखो बेटा, अगर इसकी जगह बाय होता ना, तो इसका मतलब है कि हमने एक वायर जिसकी लेंथ 4L है 4L से खींच दिया। मतलब नई लेंथ 4L नहीं हुई, हमने सिर्फ उस लेंथ L को 4L खींचा। कितना खींचा, 4L, 4 टाइम्स खींच दिया। जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी उससे 4L खींच दिया। नई लेंथ कितनी हो जाएगी, L तो थी, 4L खींच दिया, नई लेंथ हो जाएगी 5L। तो अगर बाय होता तो बाय में क्या करते हैं, देखो ये L गिवन है, ये L गिवन है हमें, और हमने इसे 4L और खींच दिया, 4L और खींच दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी नई लेंथ 5L। तो ये कब होता, ये तब होता जब हमें क्या गिवन है, जब हमें बाय गिवन होता। ठीक है, तो इसे याद रखना, अगर बाय आता है तो ऐसे करना है। पर हमारा सवाल है 2 के हिसाब से कि स्ट्रेच टू 4L, तो इसे हम कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। चलो, अब क्या करना है, अब हमें निकालना है इसका नया रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इसका एरिया ए मैंने मान लिया, नया एरिया कितना होगा ये मुझे नहीं पता, ये भी मुझे नहीं पता। आप लोग कहोगे सर एरिया के अंदर तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो बच्चों देखो, अगर हमने किसी वायर को स्ट्रेच किया तो वो वायर थोड़ी सी बीच में से पिचक गई, स्ट्रेच करने का केस है ये। अगर किसी वायर को हमने स्ट्रेच किया तो बीच में से पिचक गई, तो उसका जो एरिया होगा अब वो एरिया सेम नहीं रहेगा, वो एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो हमें अब इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो इसलिए ये सवाल थोड़ा सा अलग है। अगर हमने कट करके पीस को लगा दिया या फिर फोल्ड कर दिया, तो उस सिनेरियो के अंदर एरिया ए है तो ए ही रहेगा। ठीक है, उसके अंदर बदलाव नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एरिया के अंदर बदलाव आ जाएगा। अब ये नया एरिया कैसे निकालेंगे, पहले तो अब हमें नया एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम नया रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो बेटा, इस नए एरिया को निकालने के लिए हमें एक चीज ऐसी सोचनी है जो इन दोनों वायर के अंदर सेम रहेगी। आप सब बच्चे सोचेंगे और बोलेंगे कि सर इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रो है और इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है, ये सेम रहेगी। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक और चीज ऐसी है जो इन दोनों वायर की सेम रहेगी, वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का क्या मतलब है, वॉल्यूम का मतलब है कि जितना इसका एरिया इनटू लेंथ है उतना ही इसका एरिया इनटू लेंथ होगा। इन दोनों वायर की वॉल्यूम ऐसी है जो सेम रहेगी, जो चेंज नहीं होगी, और इसी से हम इसका नया एरिया निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुराने वाली वॉल्यूम नई वाली वॉल्यूम के इक्वल होगी। वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इनटू लेंथ, यहाँ पर भी मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एरिया इनटू लेंथ। जिन नहीं पता वो याद रख लो कि ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, मतलब वॉल्यूम को हम स्प्लिट कर सकते हैं एरिया इनटू लेंथ के अंदर। अब देखो, अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो इसका एरिया कितना गिवन है, ए, और इसकी लेंथ कितनी गिवन है, एल, और यहाँ पर एरिया क्या है मुझे कैलकुलेट करना है, और लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ गिवन है 4L। तो अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो बेटा, L से L कट गया, ठीक है, और ये A डैश है। ठीक है, अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से A/4 नया एरिया निकल गया। तो जो नया एरिया होगा वो नया एरिया हमारा होगा इस पुराने एरिया का कितना, 1/4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नया एरिया होगा मेरा A/4। अब ये मेरा नया एरिया निकल गया। अब ये सवाल पुराने जैसा बन गया। अब इसे कैसे करेंगे, तो देखो बेटा, फॉर्मूला हमें जो पता है R=ρL/A। ठीक है, इसे हम लिखेंगे और डब्बे में डाल देंगे। अब तो नए केस के अंदर क्या होने वाला है, R' = सेम रहेगा L'/A', रो रहेगा। L' कितना है, L' का मतलब नई लेंथ, नई लेंथ कितनी है 4L, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4L। नया एरिया A' कितना है, A/4, तो मैं इसे लिख दूंगा A/4। अब ये 4 नीचे है, ये चला जाएगा ऊपर, रो एल और ए को पकड़ो और इन्हें एक साथ लिखो, रो एल और ए को मैंने पकड़ लिया, इन्हें एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 4 × 4 दैट इज 16। तो देखो बेटा, ये होगा मेरा नया रेजिस्टेंस। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, इसकी वैल्यू कुछ भी गिवन होगा 40 ओम 50 ओम, तो हम वो यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन अब इसकी जगह आर ही रखेंगे।
ये कुछ नहीं गिवन है। तो जो नया रेजिस्टेंस हमारा आया है, वो आया है 16 गुना। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इससे कितना टाइम्स होगा, वो हो जाएगा इससे 16 टाइम्स। तो नया रेजिस्टेंस है 16 आर। ये था आसान सा सवाल। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हो, मैं बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।